तो बेटे नेक्स्ट है क्लास ओलिगोकीटा, सेकंड लार्जेस्ट क्लास ऑफ फाइलम एनिलिडा। इसकी स्पीशीज़ की तादाद 3000 के करीब है और ये सारी दुनिया में पाए जाते हैं। इनका हैबिटेट मेनली फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल होता है, लेकिन इसकी चंद स्पीशीज़ हैं जो एस्चुरीज़ में पाई जाती हैं। एस्चुरी उस एरिया को कहा जाता है जहाँ पे दरिया समंदर में गिरता है। तो उस एरिया के ऊपर समंदर का पानी दरिया का पानी आपस में मिक्सअप हो जाता है। वहाँ के बायोलॉजिकल और फिज़िकल पैरामीटर फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर दोनों से अलग होते हैं। इसलिए एस्चुरीज़ में पाए जाने वाले पौधे, जानवर, दरख्त हमेशा फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर के एनिमल्स और प्लांट्स से अलग होते हैं। और ओलिगोकीट्स की चंद स्पीशीज़ मेरीन भी होती हैं। जो उसकी एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं, कम गहरे पानी के अंदर रहती हैं, जहाँ पे कीचड़ वगैरह के अंदर सुरंगें बनाती हैं और उसमें छुप जाते हैं। टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ जो हैं ये गीली मिट्टी के अंदर पाई जाती हैं, जहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा होता है। तो ये ज़्यादातर बगीचे में, खेतों में, इस तरह की जगहों पे पाई जाती हैं और ज़मीन की सरफेस के नीचे रहते हैं। इसका मेन रीज़न ये होता है कि इनके ऊपर जो क्यूटिकल होती है वो डेसिकेशन रेजिस्टेंट नहीं होती। डायरेक्ट सनलाइट के अंदर अगर ये ज़्यादा देर रहेंगे तो ये डिहाइड्रेशन से मर जाएंगे। अगर मौसम गर्म और खुश्क है तो फिर ये मिट्टी के अंदर नीचे नीचे सुरंग बनाते हुए कोई 3 मीटर या 10 फीट की डेप्थ तक भी चले जाते हैं। तो सॉइल कंडीशनिंग की वजह से इनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। अर्थवर्म चूँकि मिट्टी को ऊपर नीचे करते रहते हैं, उसकी कंडीशनिंग करते हैं, मतलब कि उसकी क्वालिटी को बेहतर करते हैं, मिट्टी सख्त को नरम कर देते हैं ताकि उसके अंदर जब पानी वगैरह दिया जाता है तो ज़्यादा नीचे तक जाता है और किसान के लिए बेनिफिशियल होता है, मतलब ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफ़ा करते हैं। तो इसके अंदर जो क्लासिकल एग्जांपल स्टडी की जाती है वो लुम्ब्रिकस टेरेस्ट्रिस है, जिसको अर्थवर्म कहा जाता है और इसको ज़ूलॉजी लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर रिसर्च में और डायसेक्शन वगैरह के अंदर यूज़ किया जाता है, क्योंकि इजीली मिल जाता है, साइज़ के अंदर बड़ा होता है, काटता वगैरह भी नहीं, इसको डायसेक्ट किया जाता है, बच्चों को इसके सिस्टम वगैरह दिखाया जाता है। तो यूएसए के अंदर ये स्पीशीज़ नहीं पाई जाती थी, इसको नॉर्दर्न यूरोप से वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया और फिर ये यूएसए के अंदर सेटल हो गया, मतलब कि वहाँ पे इकोसिस्टम में फिट हो गया। जो नेटिव स्पीशीज़ यूएसए के अंदर है, इसके अंदर आइसिनिया फोर्टाइटा और एलोलोबोफोरा वगैरह पाई जाती हैं। ये नॉर्मल अर्थवर्म जिस तरह के पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं उनसे साइज़ में छोटी होती हैं। एक्सटर्नल फीचर एंड लोकोमोशन के अंदर ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, कीटा का मतलब होता है हेयर। इनके अंदर सीटी तो पाए जाते हैं, लेकिन ये पोलीकीटा की तरह के पैरापोडिया इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। रीज़न ये है कि पैरापोडिया का स्ट्रक्चर, सरफेस एरिया बड़ा होता है, उस पर ब्रिसल्स भी लंबे लंबे होते हैं। पानी के अंदर तो वो तैरने वगैरह के अंदर हेल्प कर देते हैं, लेकिन खुश्की के ऊपर और मिट्टी के अंदर वो हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस पैदा करेंगे और एनिमल इजीली बरो या स्लोंग नहीं बना सकता। इनकी इंटेगुमेंट यानी कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसके ऊपर छोटे छोटे सीटी पाए जाते हैं जो कि हुक लाइक होते हैं और हाइड्रोस्टैटिक स्केल्टन के साथ कनेक्टेड होते हैं। इनका काम ये होता है कि ये बॉडी को ज़मीन की सरफेस या जिस सरफेस पे चल रहे हैं उसके साथ फंसा कर आगे को प्रोपेल करते हैं। तो इनके अंदर प्रोस्टोमियम पाया जाता है। ये लोब या कॉन लाइक स्ट्रक्चर होता है माउथ के आगे होता है और इसके ऊपर सेंसरी अपेंडेजेस वगैरह नहीं पाए जाते। इसकी बॉडी का जो अगला आधा हिस्सा है इसके ऊपर कुछ सेगमेंट आपस में, मतलब कि रिंग रिंग नहीं बने होते, ऊपर से प्लेन होते हैं और एक गिर्डल लाइक, मतलब कि चारों तरफ से इसको सर्कल किया हुआ एक एरिया बनता है, उसको क्लाइटेलम कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव सीज़न के अंदर क्लाइटेलम ज़्यादा बड़ा और प्रोमिनेंट हो जाता है। इससे म्यूकस सेक्रीट होता है ताकि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के अंदर दोनों अर्थवर्म को साइड बाय साइड अटैच होने में हेल्प करे। और जब ये अंडे देते हैं तो अंडों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कोकून कहा जाता है। ये भी इसी से सेक्रीट होता है। तो पॉलीकीट्स की तरह से ओलिगोकीट्स के ऊपर भी नॉन लिविंग क्यूटिकल होती है जो कि इनकी बॉडी को ऊपर से प्रोटेक्ट करती है, डेसिकेशन रेजिस्टेंट नहीं होती और बहुत ज़्यादा मजबूत भी नहीं होती। तो ये माउथ और प्रोस्टोमियम है, ये बॉडी का पोस्टीरियर एंड एनस है। इसके ऊपर ये छोटे छोटे सीटी होते हैं जो कि प्रोमिनेंट नहीं होते और ये पोर्शन जिसको क्लाइटेलम कहते हैं इसके ऊपर रिंग बने नज़र नहीं आते। तो रिप्रोडक्टिव सीज़न के अंदर ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, लेकिन नॉन रिप्रोडक्टिव सीज़न के अंदर ये इससे प्रोमिनेंट नहीं होता।
तो ओलिगोकीट की लोकोमोशन के अंदर इसकी बॉडी में सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल दोनों के दोनों यूज़ होते हैं। इसमें मेथड ये होता है कि नर्व से इम्पल्सेस जाते हैं और इसकी बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो पैटर्न इसका ये होता है कि ये फर्स्ट स्टेप है। इस वक्त यह है कि इसकी बॉडी के अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल मसल हैं ये इस हिस्से के कंट्रैक्ट हो गए, जिसकी वजह से सीटी जो छोटी छोटी ब्लैक लाइंस ऊपर और नीचे नज़र आ रही हैं, तो ये सीटी बाहर को निकला है। इससे फ़ौरन पीछे वाला हिस्सा है, इसके अंदर जो सर्कुलर मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हुए और सीटी बॉडी के अंदर चले गए। तो ये वाली जो वेव ऑफ मूवमेंट है ये फिर ये ऐसे पीछे को चलती, मतलब फर्स्ट स्टेप पे इधर थी, फिर इधर आई, फिर इधर और इधर। जैसे ही थोड़ा पीछे को जाती है यहाँ से एक नई वेव स्टार्ट हो जाती है। तो ये सीटी को सबस्ट्रेट के साथ फंसाकर अपनी बॉडी को आगे को प्रोपेल करते जाते हैं। तो इस काम के अंदर चूँकि इसके बहुत सारे मसल्स यूज़ होते हैं, इसके हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के अंदर जो वाटर वगैरह या केंचुए के केस के अंदर इसने मिट्टी खाई होती है, अंदर सारी बॉडी इसकी मिट्टी से भरी होती है, वो यूज़ होती है। यानी कि ये एक लेबोरियस एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इस वजह से इनकी मूव करने की स्पीड बहुत ज़्यादा सुस्त होती है। तो जब ये मिट्टी में सुरंगें खोदते हैं तो उस काम के लिए भी इनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होते जो कि मिट्टी की खुदाई में हेल्प करें। तो ये अपनी सिलोमिक कैविटी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अपने सर को ज़ोर लगाते हैं और पीछे से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से बॉडी को आगे को पुश करते हैं, इससे ये गीली मिट्टी के अंदर आगे को वो चलते जाते हैं। एक और इनका आसान तरीका ये होता है कि ये मिट्टी को खाते जाते हैं और उसमें जगह खाली करके आगे को चलते जाते हैं। मिट्टी के अंदर मौजूद जो ऑर्गेनिक मैटर उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, मिट्टी को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। और जब इनको इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ या इनको मिट्टी से बाहर खींचा जाए, ये फ़ौरी तौर पे अपनी बॉडी के मसल्स को एक्सपेंड करके अपने डायमीटर को ज़्यादा कर लेते हैं ताकि जो सुरंग सी इन्होंने बनाई है ये उसके अंदर पक्के फिट हो जाएं। इसके अलावा ये अपने जो सीटी होते हैं उनको भी बाहर को निकाल देते हैं। तो मिट्टी के अंदर से केंचुए को सही सलामत बाहर खींच लेना एक अच्छी खासी ट्रिक होती है और ये आसानी से नहीं खींचा जाता। और अगर इसको ज़्यादा खींचा जाए तो उसने अपना अगला सिरा इतनी ज़ोर से अंदर फिट किया होता है कि ये दो पीसेस में टूट जाता है। तो ये अपने प्रोस्टोमियम को यूज़ करते हुए ही मतलब कि मिट्टी के अंदर सुरंगियाँ वगैरह बनाते हैं और मिट्टी की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी निगल लेते हैं। गले सड़े पत्ते वगैरह अंदर से खा लेते हैं और बाकी को एक्सक्रीट कर देते हैं, जिनको कास्टिंग्स कहा जाता है। तो ओलिगोकीट्स की जो मेजॉरिटी है ये स्कैवेंजर यानी कि मुर्दाखोर होते हैं और डेड और डिकेइंग वेजिटेशन के ऊपर फीड करते हैं। दिन के वक्त ये नॉर्मली बाहर नहीं निकलते क्योंकि सनलाइट इनके लिए डेंजरस होती है। हाँ, अगर मौसम बड़ा आइडियल है तो तब ये कभी कभी सुबह टाइम या शाम टाइम भी देखने को मिल जाते हैं, या बारिश के सीज़न में अक्सर ये बाहर आए होते हैं। तो इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है ये सीधा ट्यूब की शेप का होता है। माउथ के बाद फेरेंक्स, इसके अंदर जो फेरेंजियल मसल इसकी बॉडी वॉल के साथ अटैच होते हैं और ये फेरेंक्स से ही अपनी फूड को आगे को पंप करते हैं। क्योंकि फूड के अंदर ये मिट्टी ही खा रहे हैं इस करके उसको आगे को पुश करने में अच्छी खासी फोर्स लगती है। तो तरीका इनका ये होता है कि अपना मुंह खोलते हैं और मिट्टी के अंदर अपनी बॉडी को आगे को धकेलते हैं। उससे ये होता है कि मुंह खुला हुआ मिट्टी उसके अंदर आई जाती है, मसल्स के साथ ये धक्का लगा के आगे को चलना शुरू कर देते हैं। मिट्टी इनके मुंह में जाके अंदर को जाई जाती है। तो इस चीज़ को आप ऐसे समझिए कि डाइसेक्शन के अंदर भी हम जो अर्थवर्म लेके आते हैं उसकी बॉडी का तकरीबन 70% वेट या इवन कि उससे भी ज़्यादा उस मिट्टी का ही होता है, उसने खाई हुई है। और जब इसको बोर्ड पे लगा के कट किया जाता है, मतलब कि इसको ब्लेड से ओपन किया जाता है, तो इसके अंदर सारे मिट्टी भरी होती है। इसीलिए इसकी डाइसेक्शन पानी के टब में रख के की जाती है ताकि जो सारी मिट्टी डिज़ोल्व होकर निकल जाए और इसके अंदर के जो सिस्टम्स हैं वो नज़र आ सकें। दूसरा ये कि अगर इसकी बॉडी मतलब कि ज़िंदा या डाइसेक्ट किया हुआ भी अगर उसको हवा लग जाए तो मतलब वो फौरी तौर पे ड्राई होना शुरू हो जाता है और अगर इसको पंखे के नीचे छोड़ दें 10 मिनट के अंदर ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इसका खैर एसोफेगस वाला जो पोर्शन होता है तंग होता है, ट्यूब की शेप का होता है
और आगे जाके स्टमक होता है या क्रॉप और गिज़र्ड होता है। तो याद रखना ये जो ऑर्गन्स हैं इनके अंदर थोड़ा सा फ़र्क होता है। स्टमक का काम होता है फूड की डाइजेशन, फूड की स्टोरेज, फूड की ग्राइंडिंग। ये एडवांस फीचर है। जबकि क्रॉप और गिज़र्ड वाला फ़ीचर प्रिमिटिव है। क्रॉप का काम होता है फूड को स्टोर करना, गिज़र्ड का काम होता है फूड को ग्राइंड करना। दो अलग-अलग ऑर्गन है। पहले फूड जाती क्रॉप में, वहाँ जमा हो जाती है, थोड़ी थोड़ी करके जाती है गिज़र्ड के अंदर। तो जो पानी के अंदर ओलिगोकीट्स पाए जाते हैं उनमें स्टमक होता है, और जो खुश्की के ऊपर पाए जाते हैं मिट्टी वगैरह के अंदर उनमें क्रॉप और गिज़र्ड होता है। तो ये उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया। मतलब यहाँ से इसका माउथ और ये आगे इंटेस्टाइन और इसके बाद यहाँ से एनस, साथ इसका सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्रॉप थिन वॉल स्टोरेज स्ट्रक्चर है, और गिज़र्ड जो है ये इसकी वॉल्स मोटी मस्कुलर होती हैं, और उनके अंदर अंदर वाली साइड पे भी क्यूटिकल की कवरिंग होती है ताकि उसकी सरफेस रफ हो जाए और फूड को ग्राइंड कर सके। उसके बाद इसके पास स्पेशल किस्म के ग्लैंड, उनको कैल्सीफेरस ग्लैंड्स कहा जाता है। ये एसोफेगस की वॉल के आगे को बड़े हुए हिस्से होते हैं, और इनका काम ये होता है क्योंकि मिट्टी खा रहा है और मिट्टी के अंदर डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, इसलिए उसमें कैल्शियम की क्वांटिटी मोस्टली ज़्यादा ही होती है। एक्स्ट्रा कैल्शियम जिनकी बॉडी के अंदर आता है कैल्सीफेरस ग्लैंड उसको एक्सक्रीट करते हैं। इसके अलावा ये बॉडी फ्लूइड की पीएच को भी रेगुलेट करते हैं। इंटेस्टाइन इसकी स्ट्रेट ट्यूब की शक्ल की होती है, और यहीं पे ही फूड की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होती है। तो इसकी इंटेस्टाइन के अंदर मतलब कि जो इसकी इंटरनल एपिथेलियम है वो फोल्डेड इसका हिस्सा होता है, उसको टिफ्लोसोल कहा जाता है। इसका काम होता है कि इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को ज़्यादा किया जाए। और इंटेस्टाइन के बाद एनस है। तो ये अर्थवर्म की बॉडी का क्रॉस सेक्शन है। जिस चीज़ की हम बात कर रहे तो ये कि ये इसकी बॉडी वॉल है, ये जो वाइट कलर इसका सिलोम है, उसके बाद ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। जो ग्रीन कलर से बना ये इसकी इंटेस्टाइन है, और इंटेस्टाइन देखें कि सीधी गोल सर्कल में होने की बजाय यहाँ से इस तरह आकर ये एक्सटेंडेड है। इस चीज़ को कहा जाता है, मतलब ये जो टिश्यू बना है ये इसका टिफ्लोसोल है, ताकि इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को ज़्यादा किया जा सके। बाकी अर्थवर्म के अंदर वैसे ही इंटरनल ऑर्गन जैसे हमने प्रीवियसली पढ़े, यानी कि डॉर्सल एओर्टा ये, और ये वेंट्रल एओर्टा, मतलब कि मिड डॉर्सल मिड वेंट्रल ब्लड वेसल है। ये ब्लू वाला इसके नेफ्रीडिया है। ये जो येलो कलर से बना हुआ है ये इसका नर्व कॉर्ड है। उसके बाद इसकी स्किन के ऊपर क्यूटिकल है, क्यूटिकल के नीचे जो पिंकिश कलर है ये इसके मसल्स हैं, और ये इसके क्लोरेगोजन सेल्स हैं। गैस एक्सचेंज एंड सर्कुलेशन के अंदर पॉलीकीट्स की तरह से, यानी कि गैस एक्सचेंज के लिए सिंपल बॉडी सरफेस को यूज़ करते हैं और डिफ्यूजन के ज़रिए सांस लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब कि इनका ब्लड वेसल्स के अंदर बंद होता है। तो ब्लड का पैटर्न फ्लो करने का वही है। इसके अंदर भी वैसे ही पंपिंग हार्ट्स पाए जाते हैं जो कि सिंपल किस्म की ब्लड वेसल्स हैं, पास थोड़ी मोटी मस्कुलर होती हैं, और इसकी जो वेंट्रल वेसल है वहाँ से फिर जो ब्रांचेस निकलती हैं इसकी इंटेस्टाइन बॉडी वॉल को ब्लड सप्लाई करती हैं, और डॉर्सल वाली से जो निकलती हैं वो बॉडी के ऊपर वाली साइड के जो मतलब डॉर्सल साइड के ऑर्गन्स उनको ब्लड सप्लाई करते हैं। नर्वस और सेंसिटिव फंक्शन के अंदर इनके अंदर जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड और इसके सारे गैंग्लिया हैं, इनके अंदर हाई डिग्री ऑफ फ्यूजन, मतलब कि इसके दोनों नर्व कॉर्ड और गैंग्लिया आपस में मिलके एक ही बड़ी वाली नर्व कॉर्ड बना देते हैं। बाकी सारा नर्वस सिस्टम इसका पॉलीकीट्स की तरह का ही होता है, और जिस तरह से पॉलीकीट्स के अंदर जॉइंट नर्व फाइबर थे जो उसके एस्केप रिस्पॉन्स के अंदर एक्टिवेट होते थे, इसी तरह से इनके अंदर भी होते हैं। तो जो एस्केप रिस्पॉन्स है ये इसकी बॉडी के किसी भी सिरे, मतलब कि एंटीरियर एंड या पोस्टीरियर एंड जिसको मर्जी छेड़ा जाए तो वहाँ से इनिशिएट हो जाता है।
तो फ़ौरी तौर पे अपनी बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को कंट्रैक्ट करता है ताकि इसकी बॉडी की जो लेंथ एकदम से छोटी हो जाए, और अगर इसको किसी प्रेडेटर ने पकड़ा हुआ है तो ये उसके हाथ से छूट जाए। तो ये वाला काम या प्रोसेस आप लोग तब भी देख लेंगे जब इसको डाइसेक्शन के लिए बोर्ड के ऊपर पिन के साथ लगाया जाता है। तो चूँकि केंचुए को क्लोरोफॉर्म नहीं दी जा सकती या इसको हलाल नहीं किया जा सकता, इसलिए ये ज़िंदा को ही बोर्ड के ऊपर लगाया जाता है और इसकी बॉडी के अंदर पिनें ठोकना मुश्किल काम, क्योंकि जैसे इसकी बॉडी के अंदर एक पिन लगती है फ़ौरी तौर पे अपनी बॉडी को कंट्रैक्ट करके अपनी एक्चुअल लेंथ का कुछ चौथा हिस्सा हो जाता है। इसको वापस खींच के सीधा करना अच्छा खासा मुश्किल काम है। तो ओलिगोकीट्स के अंदर वेल डेवलप्ड आइज़ नहीं होती, क्योंकि रहते मिट्टी के नीचे वहाँ पे ना रोशनी होती है, ना इनके देखने को कुछ चीज़ होती है जिसके लिए इनको आँखों की ज़रूरत पड़े। सबटरेनियन का मतलब होता है ज़मीन की सतह के नीचे। तो ये एनिमल किंगडम का रूल है, वो एनिमल जो कि अंधेरे के अंदर रहते हैं, चाहे वो पानी की डेप्थ में रह रहे हैं, चाहे मिट्टी के नीचे ज़मीन की सरफेस के नीचे हैं, या फिर ज़मीन की सरफेस के ऊपर लेकिन गारों वगैरह के अंदर रहते हैं, उनकी आइज़ अच्छी क्वालिटी की नहीं होती या फिर वैसे ही डिजनरेट हो गई होती हैं। तो वो अपनी देखने की एबिलिटी की बजाय दूसरी एबिलिटीज़, मतलब कि सेंस ऑफ स्मेल या सेंस ऑफ हीयरिंग को यूज़ करते हैं। जिस तरह से चमगादड़ें इनको ठीक तरीके से नज़र नहीं आता, तो ये इको लोकेशन को रेडार सिस्टम यूज़ करते हैं। तो कुछ ओलिगोकीट्स के अंदर सिंपल ओसिलाई होते हैं, मतलब कि कप लाइक ऑर्गन्स होते हैं जिनके अंदर लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स पाए जाते हैं। कुछ के अंदर डर्मल लाइट सेंस होती है, मतलब ये है कि इनकी डॉर्सल सरफेस, मतलब कि इनकी जो कमर वाली साइड और इनकी जो लेफ़्ट राइट साइड है, उनके अंदर पूरी बॉडी सरफेस के ऊपर फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो कि लाइट की प्रेजेंस या एब्सेंस के बारे में बताते हैं। इनको पिक्चर्स इमेजेस नज़र नहीं आते। अब इनको फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि अगर बहुत तेज़ लाइट इनके ऊपर पड़े, जिस तरह से इनको धूप में रख दिया जाए, तो ये फ़ौरी तौर पे उससे अवे जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो तेज़ लाइट है वो इनके लिए लीथल है। फ़ौरी तौर पे इनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी और ये ख़त्म हो जाएंगे। और अगर बहुत कमज़ोर लाइट है तो ये उससे थोड़ा सा परे हो जाते हैं, मतलब कि अगर लाइट कम है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको लैब में रखा है, छोटा सा बल्ब अगर रखा है ना और बाकी अंधेरा, तो उधर को जाएंगे। लेकिन अगर इनके पास एक बहुत बड़ा बल्ब वगैरह रख दिया जाए तो फ़ौरी तौर पे उससे परे को जाएंगे। तो वीक लाइट की तरफ को अट्रैक्ट होते हैं और स्ट्रॉन्ग लाइट से परे को जाते हैं। रीज़न इसका ये है कि हैं तो ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, इसलिए अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए ये वीक किस्म के लाइट सोर्स की तरफ को चले जाते हैं। कीमो रिसेप्शन की बात करें तो ये कई तरह के केमिकल और मैकेनिकल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। केमिकल को डिटेक्ट करने वाले कीमो रिसेप्टर और मैकेनिकल रिसेप्टर को डिटेक्ट करने वाले मैकेनो रिसेप्टर या टैक्टाइल रिसेप्टर इनकी सारी बॉडी पे फैले होते हैं, और जो इसके माउथ के पास लिप लाइक स्ट्रक्चर, जिनको प्रोस्टोमियम कहते हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा होते हैं। एक्सक्रीशन की बात करें तो ओलिगोकीट्स हैं, इनके अंदर मेटानेफ्रीडिया होते हैं, उससे ये एक्सक्रीशन करते हैं और ये अपनी बॉडी के अंदर वाटर और आयंस के बैलेंस को भी मेंटेन रखते हैं। इसके अंदर भी फनल शेप वो मेटानेफ्रीडिया पाए जाते हैं, जो कि इसकी बॉडी के डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। इनके जो नाइट्रोजनस वेस्ट है इसमें अमोनिया और यूरिया होता है। तो वो वाली स्पीशीज़ जो पानी के अंदर पाई जाती हैं, फ्रेश वाटर के अंदर, वो अमोनिया प्रोड्यूस करती हैं, और वो जो खुश्की में पाई जाती हैं मिट्टी में, वो जो कि उनके पास पानी हर वक्त अवेलेबल नहीं होता, इसलिए लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर होने की वजह से वो उसको यूरिया में कन्वर्ट करके फिर एक्सक्रीट करते हैं। तो ये वेरी डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, और फिर भी ये उसके अंदर से, मतलब कि यूरिन के अंदर से, जिस तरह से हायर एनिमल्स मतलब कि वर्टिब्रेट्स हैं, कि उसको बार बार रीफ़िल्टर करके उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट सोडियम आयन वगैरह होते हैं उनको वापस बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये भी वैसे ही करते हैं।
तो इनके यूरिन के अंदर वाटर की परसेंटेज ज़्यादा होती है, लेकिन साल्ट और आयन बहुत ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि खुश्की के ऊपर साल्ट या आयन्स को दोबारा से पूरा करना एक अच्छा खासा मसला है। तो उसके बाद ओलिगोकीट्स, और जिस तरह से हमने पीछे बढ़े थे पोलीकीट्स, इनके अंदर क्लोरेकोजन टिश्यू पाया जाता है। इसकी डॉर्सल ब्लड वेसल के आसपास ये होता है, और इंटेस्टाइन के डॉर्सल साइड वाला हिस्सा, मतलब ऊपर वाली साइड का जो हिस्सा होता है, उसको भी ये कवर करता है। तो जो क्लोरेकोजन टिश्यू होता है, इसका काम बिल्कुल वैसा होता है जैसे वर्टिब्रेट्स में लिवर काम करता है, मतलब अमाइनो एसिड्स को मेटाबोलाइज करता है। पहले प्रोटीन होते हैं, उनको तोड़ के अमाइनो एसिड बनते हैं। अमाइनो एसिड के बाद उसको जब तोड़ा जाता है तो उसका अमाइनो ग्रुप अलहदा कर दिया जाता है, इसको डीएमिनेशन कहा जाता है। अमाइनो ग्रुप अलहदा हो गया, वो अमोनिया है जो कि डेंजरस है। तो क्लोरेगोजन टिश्यू, हमारा लिवर जिस तरह से अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, इनका क्लोरेगोजन टिश्यू अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा जिस तरह से हमारा लिवर बायो कन्वर्जन का काम करता है, यानी कि इंसान का जिस तरह से लिवर है, ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन्स, इन तीनों को आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। लिवर को इतनी ज़हमत इसलिए करनी पड़ती है कि कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि हमने गोश्त नहीं खाना, कुछ कहते हैं अंडे नहीं खाने, कुछ कहते हैं दूध नहीं पीना। तो बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन लाजमी। प्रोटीन अगर आप खा नहीं रहे तो लिवर फिर वो खुद से बना के देता है। इसके अलावा जो एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट इनकी डाइट में होते हैं, ये उसको कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन, और अगर ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको फैट्स में तब्दील कर देता है। ठीक हो गया। तो ये क्लोरेगोजन टिश्यू और क्लोरेगोजन टिश्यूज़ के सेल, ये जो पर्पल कलर की आपको लाइनिंग नज़र आ रही है ना इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द चारों तरफ, ये है, इसकी बात हो रही है। तो क्लोरेगोजन टिश्यू के बाद आता है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। ओलिगोकीट्स होते हैं मोनोइशियस, और ये स्पर्म्स को एक्सचेंज करते हैं, मतलब कि जिस तरह से अर्थवर्म है, एक अर्थवर्म के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसी एनिमल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होगा, लेकिन ये अपने स्पर्म्स को खुद से फर्टिलाइज़ नहीं करते। दो अर्थवर्म्स एक दूसरे के जो एग्स हैं उनको क्रॉस फर्टिलाइज़ करते हैं। इनके अंदर जो इनके गोनेड्स की बात करें तो एक से लेके दो पेयर्स होते हैं टेस्टिस के, और एक पेयर होता है ओवरीज का। तो ये इसकी बॉडी के एंटीरियर सेगमेंट्स के अंदर पाए जाते हैं। इसकी जो स्पर्म डक्ट्स हैं और इसके जो ओविडक्ट हैं, मतलब कि एग्स को लेके जाने वाली ट्यूब्स हैं, इनके अंदर सीलिया लगे होते हैं, ताकि गैमीट्स को प्रोपेल करके उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा सके। इसके जो टेस्टिस होते हैं, इनके साथ सेमिनल वेसिकल्स के 3 पेयर्स होते हैं। यहाँ पे स्पर्म्स मैच्योर होते हैं और यहीं पे इनको स्टोर भी किया जाता है। उसके बाद सेमिनल रिसेप्टिकल वो हिस्सा होता है जो कि स्पर्म्स को रिसीव करता है। इसके अंदर बहुत छोटे साइज़ के ओविसैक्स का एक पेयर होता है जो कि ओविडक्ट के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ओविसैक मतलब कि ओवी एग के लिए सैक थैले को कहते हैं, जहाँ पे एग्स को स्टोर किया जाता है और एग्स मैच्योर होते हैं, फिर जब बॉडी से बाहर रिलीज़ होते हैं तो फिर वो फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो ये दो अर्थवर्म दिखाए गए हैं, दो इसलिए क्योंकि इनके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। दोनों के अंदर इंडिविजुअली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद है। ये इस तरह दिखाया गया कि इसके ओविडक्ट हैं, ओविसैक है, और इसकी ओवरी यहाँ पे एग बनेंगे, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर सेमिनल वेसिकल्स हैं, और ये फनल लाइक इसका हिस्सा, सेमिनल रिसेप्टिकल, ये इसका मेल पार्ट है। तो दोनों अर्थवर्म्स एक दूसरे को क्रॉस फर्टिलाइज करेंगे। एरो दिखाए गए हैं कि इधर से जो स्पर्म्स बनेंगे वो यहाँ पर आकर एग्स को, और इधर से इधर को एग्स को जाके फर्टिलाइज करेंगे। तो ये जो 1 2 3 ये इनकी बॉडी के सेगमेंट्स हैं, 1 2 और ये 3 4 5 आगे लिखी। तो अर्थवर्म की जो फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, क्लाइटेलम वाला जो पोर्शन हमने पीछे पढ़ा था, वो रिप्रोडक्टिव सीजन के अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। वहाँ से म्यूकस सेक्रीट होता है, दोनों अर्थवर्म साइड बाय साइड कुछ टाइम के लिए एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं।
तो क्लाइटेलम के ऊपर से म्यूकस की एक शीट यानी कवरिंग बनती है जो कि दोनों वर्म्स के एंटीरियर एंड्स को ऊपर से कवर कर लेती है। इसका काम ये होता है कि जो स्पर्म्स वगैरह अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं, और अर्थवर्म की कुछ स्पीशीज़ के अंदर एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह का स्ट्रक्चर होता है, या फिर इसके जो सीटी होते हैं यानी कि वो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं वही मॉडिफाइड होते हैं और उनको जेनिटल सीटी कहा जाता है, जो कि दोनों वर्म्स को उनकी पोजीशन पे रखते हैं और अटैच करके रखते हैं। तो लुम्ब्रिकस यानी कि जो सादा अर्थवर्म होता है, कॉमन अर्थवर्म, इसके अंदर जो स्पर्म डक्ट है, स्पर्म रिलीज़ होते हैं और ये बाहर को चलते हुए ऑपोजिट साइड पे जो दूसरी तरफ अर्थवर्म है उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो उस दौरान इसके जो मसल्स है कंट्रैक्ट करते हैं ताकि इसकी बॉडी के ऊपर जो जो रिंग्स बने हैं उसके अंदर स्पर्म चल के सेमिनल रिसेप्टिकल तक चले जाएं। कॉमन अर्थवर्म के अलावा जो बाकी के ओलिगोकीट्स हैं उनके अंदर स्पर्म डक्ट और जो सेमिनल रिसेप्टिकल ये मतलब साइड बाय साइड अरेंज होते हैं ताकि एक तरफ से सीधे दूसरी तरफ को ट्रांसफ़र हो जाए। तो इनका जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है 2 से लेकर 3 घंटे तक चलता है, जिसके अंदर ये स्पर्म्स को एक्सचेंज करते हैं। तो उसके बाद जो क्लाइटेलम है ये एग्स के इर्द गिर्द और स्पर्म्स के इर्द गिर्द एक कोकून यानी कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। ये म्यूकस और काइटन से मिलके बनता है, यानी कि ये एग्स को प्रोटेक्ट करता है, झटकों वगैरह से बचा के रखता है और डेसिकेशन से यानी कि सूखने से भी बचा के रखता है ताकि वो हवा के अंदर या सनलाइट में ड्राई ना हो जाए। उसके बाद ये जो क्लाइटेलम है यही फूड का ज़ख़ीरा है जिसको अल्ब्यूमिन कहते हैं, एक प्रोटीन होता है। ये भी कोकून के अंदर जमा करता है और फिर जो कोकून है वो एनिमल की बॉडी से पैदा हो जाता है। अंडे कोकून के अंदर दिए जाते हैं, जैसे ही अंडे मतलब ओविडक्ट से बाहर निकलते हैं वहाँ पे जो कि स्पर्म पहले के जमा हुए होते हैं तो वो फर्टिलाइज़ होते जाते हैं और कोकून में जाके जमा होते जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन जो कि एग्स और स्पर्म्स दोनों कोकून के अंदर चले गए वहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है और उसके बाद कोकून के दोनों सिरे सील पैक हो जाते हैं और इसको गीली मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। पेरेंटल केयर इनके अंदर कोई नहीं है क्योंकि ये बाकी उसके बाद अल्लाह की सुपुर्द है, खुद ही एग डेवलप होंगे और उसके अंदर से जो इसके बच्चे निकलेंगे वो खुद ही अपना खाना पीना सारा कुछ खुद देखते हैं। मतलब इनमें किसी भी तरह की पेरेंटल केयर या एग्स की प्रोटेक्शन वगैरह ये नहीं करते, वो इसके बाद वाले एनिमल्स के अंदर आएगा प्रोसेस। तो डेवलपमेंट के अंदर इनमें स्पायरल क्लीवेज होती है, लार्वल फॉर्म नहीं आती कि 1 से लेके चंद हफ्ते तक, मतलब ओलिगोकीट्स की 3000 स्पीशीज़ हैं, कुछ के अंदर 1 हफ्ते में, कुछ में 1.5 हफ्ते में, मतलब अलग-अलग इनका टाइम है। तो इसके जो वर्म्स हैं कोकून के अंदर एक सिरे में सुराख करके बाहर निकल आते हैं और वो एडल्ट्स की तरह के होते हैं, बस साइज़ में थोड़े से छोटे होते हैं, बाद में आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो जाते हैं। तो फ्रेश वाटर में जो लिगोकीट्स पाए जाते हैं इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाई जाती है जो कि ट्रांसवर्स फिशन से होती है। एक एनिमल दरमियान से 2 में डिवाइड हो जाता है और दोनों एनिमल्स अपने मिसिंग पार्ट्स को रीजनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ तक आपकी क्लास ओलिगोकीटा भी कंप्लीट हो गई।